नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समझो जीएस में। आज दोस्तों हम बात करेंगे ऑपरेशन शक्ति 1998 में, जिसमें हमने इतिहास रच दिया था न्यूक्लियर टेस्ट करके, स्टोरी ऑफ पोखरण। जैसे कि आप ये हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके नेतृत्व में हमने पोखरण टेस्ट किया था। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जो पोखरण जगह है वो आखिर कहाँ पर है? पोखरण जो है हमारा वो राजस्थान में आता है, जो कि जैसलमेर और जोधपुर के बीच में आता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है पाकिस्तान से। हमारा जो पोखरण था वो आखिर जो टेस्ट 1 था, हमारे 2 पोखरण हुए थे। पोखरण 1 था और एक पोखरण 2 था। जो पोखरण 1 था वो हमारा 1974 में हुआ था। और इसका कारण क्या था कि एग्जैक्ट 1974 में क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीज़न है। जो हमारे जहांगीर होमी बाबा हैं, उन्होंने 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी को कहा था कि हमें एग्जैक्ट 20 साल दीजिए, उसके अंदर हम आपको पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखाएंगे। तो उसी के एकदम 20 साल करेक्ट होने के बाद उन्होंने 1974 में ये पोखरण 1 किया था। और ये 1974 में किसके नेतृत्व में किया था? इंदिरा गांधी जी के। तो लेकिन जब हमने पोखरण में किया था तो उस टाइम पे अमेरिका ने हमारे पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे, काफ़ी ज़्यादा बैन लगा दिए थे। उसमें से 3 बैन थे जो कि हैं। पहला था कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी देश ना ही वो एयर में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, ना ही ग्राउंड पे कर सकता है, ना ही वाटर में कर सकता है। मतलब ना हवा में, ना पानी में, ना ही जल में, इन तीनों जगह न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने बैन लगाया था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप वो होता है कि जो देश होते हैं जो मतलब कि दूसरे देश को यूरेनियम बेचते हैं। यूरेनियम जो होता है हमारा वो न्यूक्लियर टेस्ट में यूज़ होता है। तो यूरेनियम से ही हमारा परमाणु बम बनता है, ठीक है। और प्लूटोनियम से बनता है, लेकिन ज़्यादातर यूरेनियम से बनता है। तो यूरेनियम जो होता है वो सप्लाई किया जाता है एक देश से दूसरे देश को। तो इस पर भी अमेरिका ने बैन लगा दिया था, ताकि अगर इंडिया को यूरेनियम मिलेगा ही नहीं तो टेस्ट कहाँ से करेंगे। और थर्ड जो बैन लगाया था वो था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी देश जिसके पास न्यूक्लियर टेस्ट करने की टेक्नोलॉजी है वो किसी दूसरे देश, मतलब मेनली तो इंडिया को, वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचेगा नहीं। तो ये भी इन्होंने बैन लगा दिया, जिस वजह से हमारे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो अब इंदिरा गांधी जी ने क्या करा? इंदिरा गांधी जी ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने अमेरिका को कहा कि आप महाराष्ट्र में हमारा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बना दीजिए। तो अमेरिका ने कहा ठीक है भाई, हमको तो प्रॉफिट होगा। तो लगभग 300 करोड़ में इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया, जिससे कि इंडिया ने कहा था, मतलब इंदिरा गांधी जी ने, कि हम इससे बिजली बनाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे। तो अमेरिका ने बना दिया, लेकिन फिर इसके लिए यूरेनियम चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई इसमें हम कैसे बनाएं, इसको यूरेनियम तो चाहिए। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, हमको तो प्रॉफिट ही हो रहा है, हम आपको यूरेनियम दे देंगे। तो यूरेनियम उन्होंने दे दिया उन्हें। तो इससे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया। लेकिन इंदिरा गांधी जी कुछ और ही स्टोरी चल रही थी। उन्होंने क्या करा, इस यूरेनियम को जो हमारे को यूरेनियम मिला था उससे अमेरिका से ले लिया, और इसे यूरेनियम को यूज़ करा पोखरण में। जो यूरेनियम होता है ये न्यूक्लियर टेस्ट में यूज़ होता है। तो इन्होंने इसको पोखरण में यूज़ किया था। पोखरण में यूज़ करने के टाइम जब यूज़ करा तो ये यूरेनियम की एफिशिएंसी जो होती है 20% होती है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। और जैसे ही इन्होंने इसको यूज़ करा और टेस्ट करा तो हमारा ये जो पोखरण 1 था वो हमारा फेल हो गया था। जो पोखरण 1 था हमारा वो फेल हो गया था, जो कि कब हुआ था? 18 मई 1974। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये फेल हो गया था। इसका रीज़न क्या है फेल होने के पीछे? इसका रीज़न है कि जो यूरेनियम यूज़ किया गया था पावर प्लांट के ज़रिए, उसका जो एफिशिएंसी होता है वो सिर्फ 20% होता है। लेकिन जब न्यूक्लियर टेस्ट करना होता है, जब परमाणु बम बनाना होता है, उसके लिए यूरेनियम जो चाहिए होता है वो 80% एफिशिएंसी का चाहिए होता है, तभी जाके न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है। इसीलिए हमारा ये जो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन था फेल हो गया था। अब जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इसके बाद, इंदिरा गांधी जी के बाद, सब लोग मतलब हिचकिचा रहे थे कि मतलब हम न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम करेंगे तो अगर हमारा दोबारा से फेल हो गया तो हमारी सरकार गिर सकती है और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे को पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद हमारे आए अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पूरा एकदम खुला कहा कि आप पूरा न्यूक्लियर टेस्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, और पूरे इनको पूरी पावर दे दिए, आपको जो मर्जी है वो करिए, आप बस हमें न्यूक्लियर बम बना के दीजिए। और पूरा इनको सपोर्ट दिया। तो अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने फुल पावर में आके इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने का चालू कर दिया। अब जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ी तो अमेरिका को धीरे धीरे कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है, कहीं ना कहीं विभीषण तो होते ही हैं सब हर जगह। तो अमेरिका को ये बात पता चल गई। तो अमेरिका ने क्या करा,
अमेरिका ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बुलाया नासा में, कहा कि आप आइए यहाँ ज़रा देखिए कैसा कैसा है, कहाँ आप इंडिया में हैं, यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, ये सब वगैरह वगैरह। मतलब इनको घुमाया फिराया नासा में। तो ना APJ अब्दुल कलाम ने कहा भाई मेरा कोई है तो है नहीं, मेरा सिर्फ अपना देश है भारत, और मैं सिर्फ भारत के लिए ही काम करूँगा और किसी देश के लिए नहीं। तो ये बात बोल के वहाँ वो नासा से आ गए इंडिया में। लेकिन जब वो नासा में थे तब उन्होंने एक चीज़ देखी कि अमेरिका ने एक सैटेलाइट लगा रखा है इंडिया पे, पोखरन जो हमारी साइट है उसके ऊपर, वो वॉच कर रहा है कि इंडिया आगे क्या एक्टिविटी कर सकता है। तो इस वजह से APJ अब्दुल कलाम वहाँ से आए और इंडिया में उन्होंने अपने साइंटिस्ट को बताया कि भाई ऐसा है कि अब हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। तब जो ये साइंटिस्ट लोग थे 24 आवर्स में जो काम करते थे, तो उसके बाद अब इनको क्या हुआ, जब सैटेलाइट लगा दिया तो सैटेलाइट लगाने से इनका वॉच टाइम जो था, मतलब कि जो काम करने की जो इनकी वो थी, सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। मतलब सिर्फ 1.5 घंटा में पूरे दिन का काम इन्हें 1.5 घंटा में करना था। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था इन लोगों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, काम तो 1.5 घंटा में किया, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक वहाँ पे आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज चालू करा दी, जिससे लगे कि वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। वहाँ बंकर बना दिए, घर बना दिए, ये सब पूरा आर्मी के ड्रेस में ये लोग भी आते थे और आर्मी की एक्सरसाइज वहाँ चलती थी, जिससे लगे कि जो सैटेलाइट ऊपर से कैप्चर कर रहा है कि हाँ यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है और ये लोग अपना अभ्यास वगैरह कर रहे हैं। तो ये सब वहाँ पर काम हो रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जिस दिन इन्हें टेस्ट करना था, तो वो डे क्या था, वो था हमारा 11 मई 1998। यहाँ पे ये पोखरण 2 जो था हमारा, इस दिन हमारा हुआ था। 2 दिन हुए थे, 11 मई और 13 मई को। तो 11 मई को हमारा 1998 में टेस्ट हुआ था। तो इस दिन जैसी इन्होंने जैसी सैटेलाइट हमारा ऊपर से जाता है, मतलब पोखरण की साइड से जैसी क्रॉस करता है, तभी इन्होंने परमाणु टेस्ट किया और ये सक्सेसफुल रहा। अच्छा खासा वहाँ पे तब डस्ट उड़ गया एकदम, इतना ज़्यादा डस्ट उड़ा कि पूरा राजस्थान में डस्ट ही डस्ट हो गया था। तब इन्होंने तुरंत APJ अब्दुल कलाम जी ने अडवाणी वाजपेयी जी को फ़ोन किया और कहा कि जल्दी से जल्दी पूरा घोषित कीजिए मीडिया में कि राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म आ गया है। तो डस्ट स्टॉर्म आ गया जिससे कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। तो इसके पीछे कारण क्या था डस्ट स्टॉर्म घोषित करने का, जो सैटेलाइट था ऊपर ऊपर से वो कैप्चर करता कि यहाँ पे डस्ट है। तो उसने जैसी डस्ट देखा तो उसने नासा को सिग्नल दिया कि भाई यहाँ पे डस्ट आ रखा है, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो नासा वाले बोलते हैं भाई कुछ गड़बड़ नहीं है, वहाँ पे आंधी तूफान आ रखा है, तुम अपना काम करो। तो बस, तो वहाँ पे आंधी तूफान इन्होंने मतलब ऐसा शो कर दिया था कि आंधी तूफान आ रखा है। लेकिन जब इन्होंने 11 मई को 3 टेस्ट किए थे इन्होंने, ठीक है, 3 टेस्ट, जैसे देखिए आंधी तूफान पूरा आ चुका था वहाँ पे, पूरा राजस्थान में ऐसा आंधी तूफान ऐसा, मतलब जैसे उन्होंने परमाणु टेस्ट किया था 11 मई को, पूरा आंधी तूफान वहाँ पे आ गया था। और लेकिन उन्होंने शो क्या किया कि वहाँ पे आंधी तूफान आ रखा है, जिससे कि नासा कैप्चर ना कर पाए कुछ। फिर इन्होंने क्या किया, APJ अब्दुल कलाम ने फिर अडवाणी जी को कहा कि भाई हमने टेस्ट तो कर दिया, लेकिन अमेरिका को तो पता ही नहीं चल रहा है, हम क्या करें अब, हमें पता तो चलना चाहिए हमारा मिशन जो सक्सेसफुल हुआ है, कम से कम पूरी दुनिया में तो पता चले कि हमारा हाँ मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो वाजपेयी जी ने कहा कि अब तुम बिंदास बिना डरे पूरा जो अगला टेस्ट करोगे 13 मई को, पूरा बिंदास करो और बढ़िया से पूरा सक्सेसफुल रहे। तो 13 मई को इन्होंने दोबारा टेस्ट किया और इस बार भी सैटेलाइट कैप्चर नहीं कर पाया। जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान बोलता है कि भाई वहाँ पे कोई डस्ट वस्ट नहीं उड़ रहा है, जो डस्ट उड़ रहा है, जैसे ही ये लोग पोखरण का टेस्ट करते हैं इंडिया वाले, तो हमारे यहाँ पे भूकंप आने लग जाता है। तुम नासा अमेरिका वाले क्या कर रहे हो, वो लोग कोई डस्ट वस्ट नहीं उड़ रहा है वहाँ पे वो लोग परमाणु टेस्ट कर लिए हैं, तुम लोग कहाँ सोए बैठे हो। तो पाकिस्तान बताता है अमेरिका को भाई टेस्ट कर लिए हैं। तब जैसे ही पाकिस्तान बताता है अमेरिका को कि उन्होंने टेस्ट कर लिया, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आके मीडिया में बताते हैं कि हाँ हमने पोखरण 2 किया है और हमारा सक्सेसफुल रहा है। तो इसी के साथ जैसे ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये एक्सप्लेन किया कि हमने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, उसके बाद अमेरिका ने हमारे पे काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने मतलब कहा कि भाई अमेरिका, हम इंडिया को न्यूक्लियर पावर एक नहीं मानते। तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा अगर कोई देश हमें न्यूक्लियर पावर नहीं मानता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और जिस देश को लगता है कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं है वो आके युद्ध के मैदान में हमसे लड़ सकता है। तो इस बात के बाद अमेरिका ने अपने थोड़े जो स्वभाव था उसका थोड़ा थोड़ा इंडिया की तरफ हल्का होता गया। और फिर इसी के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया इंडिया को देखते देखते, एक हफ्ते बाद कि इंडिया को पे इतने सैंक्शंस नहीं लगे हैं, तो पाकिस्तान ने भी कर लिया। तब फिर हमें अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। सैंक्शंस में क्या क्या था कि जैसे कि हमारे ऊपर उन्होंने कहा कि आपने CTBT, आपने जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी था, इसका उल्लंघन किया है। तो इंडिया ने कहा, ये कोर्ट में केस चला था, तो इंडिया ने कहा हमने कोई इसका वायलेशन नहीं किया है, इसमें लिखा है कि आप हवा में, पानी में और लैंड के ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने तो अंडरग्राउंड करा है, तो ये कैसे हम इसको ट्रीटी को वायलेट करते हैं।
तो इसलिए इंडिया इसमें भी जीत जाता है। फिर वो कहता है कि आपने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को जो ये है आपने यूरेनियम लिया है कहीं से, तो ये कहते हैं भाई हमने किसी से यूरेनियम नहीं लिया, हमारे खुद केरला में जादूगोड़ा माइंस है, वहाँ से हमने यूरेनियम लिया है और उससे हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, किसी और के उस पर नहीं किया है। और रही बात, वो फिर कहते हैं कि आपने आपको टेक्नोलॉजी कहाँ से आई, तो बोले हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट हैं जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सारे साइंटिस्ट भी, उनकी मदद से हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो पूरा इंडिपेंडेंट था और सिर्फ हमारे ऊपर था, हमने किसी से ना उसकी किसी की चोरी की है और ना ही किसी का यूरेनियम लेके हमने टेस्ट किया है, तो हमने प्रॉपर खुद टेस्ट किया था। तो इसके बाद लेकिन अमेरिका को सैंक्शंस तो लगाने थे, तो उसने हमारे ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए, ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी थी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई थी। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि, और इसके नेक्स्ट टाइम पे जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था फेल हुई, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें हमारे वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये न्यूक्लियर टेस्ट कराया। उनको अपने सरकार से ज़्यादा अपना देश प्रेम है, इसी वजह से उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कराया था। और अगर आज भारत एक न्यूक्लियर पावर है तो वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के कारण और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साइंटिस्ट और इतने बेहतरीन ढंग से काम करने के कारण है, और इसी वजह से आज हम न्यूक्लियर पावर हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।